17 मार्च 2026 की रात तेहरान के पूर्वी इलाके पर्दीस में एक जोरदार धमाका हुआ। एक सटीक इजरायली एयर स्ट्राइक ने एक हाई सिक्योरिटी कंपाउंड को पूरी तरह तबाह कर दिया। इजरायल की खुफिया एजेंसियां कई दिनों से इस टारगेट पर नजर रखे हुए थीं। उन्होंने हमला तब तक टाल दिया जब तक उनका असली निशाना अपने परिवार के घर नहीं पहुंच गया, और वो निशाना था ईरान का सबसे ताकतवर दिमाग, अली लारिजानी। लारिजानी सिर्फ एक नेता नहीं था, वो ईरान की सुरक्षा और विदेश नीति दोनों को कंट्रोल करने वाला मुख्य चेहरा था। एक ऐसा व्यक्ति जो युद्ध और कूटनीति दोनों को एक साथ संभाल सकता था। लेकिन उसी रात एक और बड़ा झटका लगा। बासिस फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी भी मारे गए। ये वही संगठन था जो ईरान के अंदर विरोध को दबाता था और जनता पर नियंत्रण बनाए रखता था। एक ही रात में ईरान ने अपना सबसे बड़ा रणनीतिक दिमाग और अपनी सबसे ताकतवर आंतरिक सुरक्षा ढाल दोनों खो दिए, और यहीं से शुरू हुआ इस युद्ध का सबसे खतरनाक चरण। ईरान ने तुरंत जवाब दिया। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के नाम से मिसाइलों की एक के बाद एक बारिश शुरू हो गई। लेकिन इस बार दुनिया ने कुछ अलग देखा। सेजल 2, जिसे अब डांसिंग मिसाइल कहा जा रहा है, ये कोई आम मिसाइल नहीं थी। ये हवा में अपनी दिशा बदल सकती थी। मैक 12 की रफ्तार से चलते हुए ये अपने रास्ते को बार बार बदलती है, जिससे आयरन डोम जैसे सिस्टम भी इसे रोक नहीं पाते। यानी जहां डिफेंस सिस्टम मिसाइल को पकड़ने जाते हैं, वो तब तक अपना रास्ता बदल चुकी होती है। अब ये युद्ध आसमान से निकलकर समंदर तक पहुंच चुका था। ईरान ने अपनी रणनीति बदली और निशाना बनाया दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये वही जगह है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। ईरान ने इस पूरे रास्ते को माइन, ड्रोन और हमलों से जाम कर दिया। कुछ ही हफ्तों में 20 से ज्यादा जहाज प्रभावित हो गए। अब यह सिर्फ युद्ध नहीं था, ये पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई को बंधक बनाने जैसा था। इसका असर सबसे ज्यादा पड़ा भारत जैसे देशों पर, जहां तेल की कीमतें तेजी से बढ़ने लगीं और अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ गया। ब्रेंट क्रूड $120 प्रति बैरल के पार चला गया और भारतीय रुपया गिरकर ऐतिहासिक स्तर तक पहुंच गया। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सीधी चेतावनी दी। अगर नाटो देश इस संकट में अमेरिका का साथ नहीं देते तो उन्हें बहुत बुरे भविष्य का सामना करना पड़ेगा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि कई बड़े देशों ने साफ मना कर दिया। यूके, ऑस्ट्रेलिया और जापान इस युद्ध में सीधे शामिल होने से पीछे हट गए। इससे साफ हो गया कि पश्चिमी गठबंधन अब एकजुट नहीं रहा, और इस पूरे युद्ध के बीच ईरान की सत्ता लगभग खाली हो चुकी थी। सुप्रीम लीडर की मौत के बाद उनका उत्तराधिकारी मुज्तबा खामनेई कई हफ्तों से सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आया। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो गंभीर रूप से घायल है और संभवतः कोमा में है। सरकारी मीडिया एआई से बनाई गई तस्वीरें और पुरानी रिकॉर्डिंग दिखाकर स्थिति को छिपाने की कोशिश कर रहा है। अब हालात ये हैं कि ईरान की कमान पूरी तरह आईआरजीसी के हाथों में है, एक ऐसी ताकत जो न कूटनीति में विश्वास रखती है और न ही पीछे हटने में। एक परमाणु शक्ति, एक आक्रामक सेना और कोई स्पष्ट नेतृत्व नहीं। अब इस युद्ध को रोकने वाला कोई नहीं बचा है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिर्फ एक युद्ध है या तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस युद्ध ने अब एक और खतरनाक मोड़ ले लिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल बेस पर 5000 पाउंड के बंकर बस्टर बम गिराए गए। ये कोई साधारण हमला नहीं था, बल्कि एक साफ संकेत था कि अब यह युद्ध सिर्फ क्षेत्रीय नहीं रहा, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियां सीधे टकरा रही हैं। इसी बीच ईरान ने अपनी रणनीति और भी आक्रामक कर दी। खाड़ी क्षेत्र के तेल ठिकानों, जहाजों और बंदरगाहों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, और इसका असर अब साफ दिखने लगा है। तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, शिपिंग रूट्स लगभग ठप हो चुके हैं और पूरी दुनिया एक एनर्जी शॉक का सामना कर रही है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कई जहाजों को रोक दिया गया है और कुछ को केवल खास देशों के लिए ही गुजरने की अनुमति दी जा रही है। यानी अब तेल भी एक हथियार बन चुका है। लेकिन सबसे खतरनाक स्थिति यह है कि इस पूरे युद्ध को कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं बचा है। न कोई मजबूत नेता, न कोई स्पष्ट रणनीति, सिर्फ मिसाइलें हैं, ड्रोन हैं और लगातार बढ़ता हुआ तनाव। विशेषज्ञों का मानना है, अगर यही हाल रहा तो यह संघर्ष महीनों नहीं बल्कि सालों तक चल सकता है।
और इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी। महंगाई, ईंधन संकट और आर्थिक अस्थिरता, सब कुछ अब इस युद्ध से जुड़ चुका है। और सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है, या अभी भी इसे रोका जा सकता है? क्योंकि अगर यह युद्ध और बढ़ा, तो इसका असर सिर्फ देशों पर नहीं, बल्कि हर इंसान की जिंदगी पर पड़ेगा, और शायद इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराने वाला है।